हे गाइस, दिस इज पीट टैगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस एपिसोड में मैं आप लोग के साथ एक और रीसेंट सीरीज को लेकर आया हूं और उसको स्टार्ट करने वाला हूं अपने चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि ये इटर्नल्स की नई कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है मार्वल कॉमिक्स के अंदर। और मैं इटर्नल्स का एक बहुत ही बड़ा फैन हूं, अगर आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और इसीलिए मैंने सोचा है कि इस रीसेंट सीरीज़ को हम अपने चैनल पर रेगुलरली शेयर किया करेंगे, जैसे हम अपनी दूसरी सीरीज़ को चला रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है कि आजकल मैं 1 से 2 वीडियोस तो बना ही रहा हूँ, तो इसलिए आजकल हमारे पास अब रीसेंट सीरीज़ को शेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है, क्योंकि अगर हम इसके साथ दूसरी वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं तो आपकी टाइमलाइन डिस्टर्ब नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले सीरीज़ के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि इटर्नल्स एक मार्वल कॉमिक्स की ऐसी रेस है जो कि बहुत टाइम पहले से है लेकिन सीक्रेटली रह रही है। इनका सारा का सारा कनेक्शन सेलेस्टियल्स के साथ जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही पावरफुल रेस है, लेकिन ये सिर्फ टोटल 100 ही इटर्नल्स बनाए गए थे और इनकी पॉपुलेशन बहुत मुश्किल से ही आगे बढ़ती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इटर्नल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं कि इटर्नल्स कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये कितने ज़्यादा पुराने हैं, इनकी क्या हिस्ट्री और क्या मिस्ट्रीज़ हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी इटर्नल्स एक्सप्लेन वाली वीडियो देख लीजिए। और इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं वो सभी को रिकमेंड करूँगा एक बार कि आप वो सारी की सारी सीरीज़ दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ जो है अपने कोर पे जाके कनेक्ट होने वाली है। ये इटर्नल की सीरीज़ बहुत टाइम के बाद एक ऐसी सीरीज़ आई है जो कि अपने ओरिजिनल कॉमिक बुक ओरिजिन्स को यहाँ पे आके मिला रही है, यानी जो जैक किर्बी ने स्टैन ली ने मिलकर इटर्नल्स को लिखा था, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कनेक्ट होते हुए नजर आने वाली हैं। तो अगर आप उनके बारे में, इटर्नल्स के बारे में जान लेंगे, जो उनकी पुरानी हिस्ट्री है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगा इस कॉमिक को समझने में। मैं सारे के सारे इटर्नल्स के जितने भी कॉमिक्स मैंने आज तक शेयर करे अपने चैनल के ऊपर, और ऑलमोस्ट मैंने सारे ही किए हैं, तो मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब उनको चेकआउट कर लीजिएगा। तो अभी के लिए मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ कि ये रीसेंट सीरीज़ है, तो उसमें मैं कह नहीं सकता हूँ कि ये लिमिटेड सीरीज़ है या एक ऑन गोइंग सीरीज़ होने वाली है जिसके बहुत ज़्यादा इशूज़ होंगे। लेकिन जैसा भी केस होगा, हम इस सीरीज़ को अपने चैनल पर लेके चलने वाले हैं। और अभी के लिए जो है आज हम इटर्नल का पहला इशू आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतजार किस बात का है। इस तरह की ऑसम कॉमिक बुक सीरीज़ को देखने और समझने के लिए मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पे मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं, जो कि हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो की है। इसके अलावा हम रीसेंट कॉमिक्स के ऊपर भी वीडियोस बनाते रहते हैं। इसके अलावा हम जो है MCU के ऊपर भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, ट्रेलर्स के ऊपर ब्रेकडाउन्स वगैरह करते ही रहते हैं। तो ये सारा का सारा ऑसम कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है रीएक्टिवेशन चैम्बर के अंदर से, और ये वो चैम्बर है जहाँ पे जो भी इटर्नल मर जाता है उसके बाद वो खुद ही इसके अंदर आ जाता है और दोबारा से रीबॉर्न होता है। और इटर्नल्स का मतलब होता यही है कि जो ज़िंदगी भर चलता रहे, जो कभी ख़त्म ना हो। और जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम भी है। इटर्नल्स इमोर्टल हैं, उनको मारना इम्पॉसिबल सी बात है। अगर वो मर भी जाते हैं किसी तरीके से, तो वो दोबारा रीबॉर्न हो जाते हैं इस रीएक्टिवेशन चैम्बर के अंदर। और इसी तरह हमें पता है कि लास्ट टाइम हमने जब इटर्नल्स को देखा था, तो वो हमने 2018 के अंदर देखा था, जब सेलेस्टियल होस्ट वाली कहानी हुई थी, और उसमें सारे के सारे इटर्नल्स को आके सेलेस्टियल्स ने मार दिया था। और सेलेस्टियल्स ने बेसिकली उनको धोखा दिया था। इतने टाइम से इटर्नल्स समझ रहे थे कि सेलेस्टियल ने उनको अपने काम के लिए बनाया है, लेकिन वहाँ पे सारे के सारे इटर्नल्स मारे गए थे। तो ये कहानी उसके बाद से पिक हो रही है, जहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे इटर्नल्स का जो मेंबर है और लीडर भी आप समझ सकते हैं, इकारिस, वो यहाँ पे रीबॉर्न हो रहा है। और यहाँ पे हमें बैकग्राउंड में एक आदमी जो है स्टोरी को नरेट भी कर रहा है, और वो कहता है उसने अपनी आंखें खोली और दोबारा जिंदा हो गया। उसको याद नहीं है कि ये कितनी बार उसके साथ हो चुका है। इन ट्रूथ मुझे भी इस बारे में याद नहीं है कि कितनी बार हम ये सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन हम जो करते हैं वो होना ज़रूरी है। और इस तरह हम देखते हैं कि इकारिस से वहाँ पे एक आवाज़ पूछती है कंप्यूटराइज, इकारिस तुम्हारे प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो वो कहता है कि प्रोटेक्ट सेलेस्टियल्स, प्रोटेक्ट द मशीन, करेक्ट एक्सेस डिविएशन। और इस तरह हम देखते हैं कि इकारिस यहाँ पे अपने होश में आ रहा होता है और उस चैम्बर से बाहर निकल रहा होता है, और वो आवाज़ हमें बता रही होती है कि इसको सब कुछ याद है कि ये कैसे मरा था, इसके साथ सारे इटर्नल्स मारे गए थे, ये इनके लोग के लिए एक शेम है। वो इस चीज़ को फील कर रहा है और अपनी सांसों के जरिए महसूस कर रहा है, लेकिन वो अभी भी उड़ता हुआ अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेगा, बिना किसी फियर, बिना किसी रिग्रेट के, क्योंकि इकारिस का जो नेचर है वो हमेशा से एक लिविंग एरो की तरह रहा है। इकारिस एक इटर्नल है और वो हमेशा से यही था। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इकारिस उठता है और वो एक अजीब व गरीब बड़ी सी मशीन के अंदर होता है, जिसको हमें बताया जा रहा है जगह का नाम ये है एक्सक्लूजन, और ये साउथ पोल के ऊपर कहीं सीक्रेटली जगह बनी हुई है। तो वहीं से वो मशीन बोलती है कि इकारिस, तुम्हारे टर्मिनल मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमें तुम्हारे पूरे कंप्लीट टेस्ट रिक्वायर्ड होगा। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास इन सारी चीज़ों के लिए वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। तो वहीं से कंप्यूटर बोलता है, अच्छा वाकई में तुम्हारी पर्सनैलिटी को देख के लगता है कि तुम्हारा मैट्रिक्स बिल्कुल इंटैक्ट है, तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही बात करो जैसे पहले थे। तो इकारिस बोलता है कि तुम पहले तो कभी इतनी बातें नहीं किया करते थे। और वहीं पे वो जो नरेशन होती है वो कहती है, हाँ ये ठीक कह रहा है, और इस चीज़ ने मुझे पॉज दे दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और इकारिस अपने कॉस्ट्यूम पहनता और कहता है, तुम मुझे बताओ और कौन कौन जिंदा है? तो वो मशीन बताती है कि तुम यहाँ पे मरने वाले सबसे आखिरी थे, और इसलिए तुम सबसे आखिर में रिटर्न किए जा रहे हो, तुम्हारे अलावा सब जो है वो जिंदा हो चुके हैं।
क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि इकारिस आखिरी मेंबर बचा था इटर्नल्स का, जिसकी सबसे आखिर में मौत हुई थी आयरन मैन से बात करते हुए। तो इसलिए क्योंकि वो सबसे आखिर में मरा था तो इसलिए सबसे आखिर में ही रिबॉर्न हुआ है। इसके अलावा सारे इटर्नल्स अब तक रिबॉर्न हो चुके हैं। और यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम जो है एक बहुत बड़ा सा स्टोरी के बीच में पेज दिया गया है जिसमें इटर्नल्स लिखा हुआ है, और यहाँ बताया जा रहा है कि अ लॉन्ग टाइम अगो एलियन स्पेस गॉड जो है वो अर्थ के ऊपर आए थे, उन्होंने 100 इटर्नल्स बनाए और 100 डिविएंट्स बनाए, उसके बाद वो चले गए। और यहाँ पे हम बेसिकली देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम हमें बताया जा रहा है कि दुनिया भर में वो जो 100 इटर्नल्स हैं वो कौन कौन हैं, उनके में यहाँ पे नाम बताए गए हैं, वो किस किस एरियाज में रहते हैं और उससे वो कहाँ हो सकते हैं। तो आपको मैं स्क्रीन पॉज कर दूँ, अगर आप चाहें तो उसको आराम से पढ़ सकते हैं और देख लीजिए कि कौन कौन सा इटर्नल्स कहाँ कहाँ इस वक्त मौजूद है। और यहीं से वो मशीन बोलती है कि ज़्यूरस तुमसे जो है बात करना चाहते हैं। तो वहीं से इकारिस बोलता है कि आजकल हर कोई इतनी बातचीत क्यों कर रहा है, कब मुझे जो है चीज़ें मारने के लिए मिलेंगी, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। और इस तरह हम यहाँ से ज़्यूरस के पास शिफ्ट होते हैं जो कि इन इटर्नल्स का लीडर है और कहता है कि वेलकम बैक इकारिस, इटर्नल जो है वो एक माइंड के हैं और उसको आज़ाद कर देना होगा, और तुम इस वक्त जो है एक्सक्लूजन के ऊपर हो तो तुम ऑनर जाके कर सकते हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि इकारिस बोलता है कि मुझे आपके फैसले से सहमति नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर कोई भी नुकसान होगा तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। मैं जानता हूँ इकारिस कि बहुत सी चीज़ों में मेरा फॉल्ट है, लेकिन मैं इटर्नल प्राइम हूँ, ये मेरी जॉब है, मुझे इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं, गलतियाँ करनी पड़ती हैं, और तुम जानते हो कि तुम्हारी क्या जॉब है, तो तुम उसको अच्छे से करना। और यहीं से हमें वो नरेशन बता रही होती है कॉमिक बुक की कि यहाँ पे इटर्नल्स के बीच मामला कुछ अलग तरीके से चलते हैं। इटर्नल टाइम फ्रेम बहुत ही अलग है। कुछ इटर्नल्स ऐसे होते हैं जो मिस्टेक्स करते हैं और उस एरर को ठीक करके आगे बढ़ जाते हैं। कुछ इटर्नल्स की मिस्टेक ऐसी होती हैं कि उनका माइंड वाइप करना पड़ता है, और कुछ इटर्नल्स की मिस्टेक ऐसी होती हैं कि उनको इटर्नल की कम्युनिटी से ही निकाल दिया जाता है और वो कहलाते हैं एक्सक्लूडेड यू। ये सबसे पहली कैटेगरी है एक्सक्लूडेड के अंदर, और ये वो लोग होते हैं जो कि इस बात को समझते हैं कि इटर्नल्स के प्रिंसिपल्स को सही तरीके से आगे पहुंचाने के लिए उनको अर्थ के ऊपर हुकूमत करनी पड़ेगी, और उनके आगे दूसरी रेसेस वो बिल्कुल भी बेकार हैं, वो कुछ नहीं है। इतने सालों के अंदर इस तरह के बहुत से इटर्नल्स हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, जिनको अनफॉरगेबल बना दिया गया है। उनकी गलतियां ऐसी हैं कि उनको माफ़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बुरे बुरे काम किए हैं। कुछ ने तो ऐसी चीज़ें बना ली हैं जो कि सिर्फ एक क्लिक के ऊपर पूरी की पूरी गैलेक्सीज को ख़त्म कर सकता है। उसके बाद दूसरे एक्सक्लूडेड आते हैं एसपीस, और इसमें ये वो लोग हैं जो गुनाह करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इकारिस एक डोर की तरफ आता है और उसको खोलते हुए बोलता है कि तुम आज़ाद हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि स्प्राइट बैठी होती है और वो बोलती है, हे या इकारिस कैसे हो। स्प्राइट वो लोग जो है एक वन माइंड बन चुके हैं, उन लोगों ने इस बात का फैसला कर लिया है और इसलिए अब से तुम एक्सक्लूडेड नहीं हो और बल्कि हम में से ही एक हो। बाय द लैक ऑफ हगिंग के तुम मुझे हग इस वक्त नहीं कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि तुम उनके फैसले से इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तुम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं जो हूँ कोई हगर नहीं हूँ, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो स्प्राइट कहती है इसका मतलब ये है कि तुम एक सिर्फ लूज कैनन हो जिसको मुझे यहाँ आज़ाद करने के लिए भेजा गया है, मतलब तुम सिर्फ उनका हुक्म मान रहे हो। खैर कोई बात नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, बाय। और इस तरह देखते हैं कि स्प्राइट वहाँ से गायब हो जाती है। तो इकारिस बोलता है कि वो तो यहाँ से भाग चुकी है, कोई इसको पकड़े। लेकिन पीछे से आवाज़ आती है, तुम्हारे पीछे हूँ मैं, ज़रा डोर की तरफ तो देख लो। कम ऑन यार, तुम जानते नहीं हो कि मैं हमेशा ऐसी करती थी और मुझे आज़ाद होना होता तो मैं पहले ही हो सकती थी, तो इसलिए अब मुझे पकड़ के दिखाओ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्प्राइट दरअसल एक ऐसा इटर्नल है जो कि अपनी इस एज के अंदर फंस के रह गया है। ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और इसलिए इसके अंदर बचपना है और इसकी आदत है लोगों को तंग करना, ट्रिक्स करना, इल्यूजन्स क्रिएट करना, जिस तरह लोकी करता है। और इकारिस साफ समझते हैं कि इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। तो वहीं से ज़्यूरस इकारिस से पूछते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है। तो कहता है कि नहीं ज़्यूरस, जैसा आपने एक्सपेक्ट करा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अगर हम स्प्राइट को आज़ाद करेंगे तो हमें ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, सिर्फ केओस। और इकारिस उसको देखते हैं पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहीं पे उसका जो कंप्यूटर होता है वो कहता है कि बीम्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। स्प्राइट जो है अपनी इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, तुम उसको बर्बाद कर सकते हो। और इस तरह इकारिस अपनी लेजर बीम स्टार्ट करता है और उससे जो उसकी इल्यूजन होती है उसको मार रहा होता है। तो वहीं से स्प्राइट बोलती है कि इकारिस कितनी बुरी बात है, तुम तो मुझे हर्ट कर दोगे। मैं जानता हूँ कि तुम भी एक इटर्नल और तुम्हें मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस लेजर बीम से तुम्हें थोड़ी बहुत तकलीफ तो जरूर होगी और तुम्हें रोक के दिखाएगी। लेकिन अगली पल हम देखते हैं कि स्प्राइट वहाँ से एक पोर्टल खोल के गायब हो जाती है। तो इकारिस बोलता है कि नहीं रुको मशीन, मुझे उसकी तरफ रूट करो, वो जहाँ जा रही है मुझे उसके पास ले चलो फौरन अभी के अभी। और इस तरह हम इस मशीन के बारे में जान रहे होते हैं। और ये मशीन दरअसल एक इटर्नल्स की मशीन है बनाई हुई जो इनको दुनिया भर में कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकती है। और दुनिया भर में इनके अलग अलग रीजन है जिसमें टाइटनोस है, ओशियाना है, सेलेस्टिया है, द एक्सक्लूजन है, पुलेरिया है और ओलंपिया है। ये वो सारी जगह जहाँ पे इटर्नल्स छुप के रहते हैं और अपने ऑपरेशन वगैरह कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इटर्नल्स के कॉमिक्स में बहुत सालों के बाद बताई जा रही हैं, क्योंकि इटर्नल्स का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा लोग उसको पढ़ते नहीं थे आजकल। और अब आपको जैसे कि पता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इटर्नल्स की मूवी आने वाली है, तो लोगों को इसलिए कॉमिक्स के जरिए उनके जो पास्ट उनकी हिस्ट्रीज हैं उसको रिवाइव करवाया जा रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि स्प्राइट वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और नहीं बल्कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आ जाती है और कहती है कि ओह वाओ, देखो उन्होंने शहर को कैसा बना दिया है, ये तो बिल्कुल वंडरफुल है। और इकारिस बोलता है कि वो सेलिब्रेट कर रही है। ऑफ कोर्स वो सेलिब्रेट ही कर रही है। उस गाड़ी से फौरन नीचे उतरो या जो कोई भी वो चीज़ है मेटल की, इससे पहले कि मैं तुम्हें नीचे उतरवाऊं।
तो इसे स्प्राइट बोलती है कि कभी किसी ज़माने में यहाँ पे सिर्फ फनी एप्स घुमा करते थे और अब देखो ये कैसी शाइनी सिंह से लेके घूम रहे हैं, मुझे तो इनसे प्यार होने लगा है। वहीं से इकारिस उसकी तरफ गुस्से से देखता है। तो स्प्राइट बोलती है कि क्या हुआ, अब मैंने क्या कर दिया। तो कहता है कि तुम्हें शायद याद नहीं है, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही बोर हो गई थी और तुमने पूरी की पूरी बोरियत के अंदर अपने स्टेशन को बर्बाद कर दिया था। तुमने ऑलमोस्ट उस सेलेस्टियल मशीन को बेकार कर दिया था जिसको तुम्हें कैद करने के लिए बनाया गया था। तो स्प्राइट बोलती है, अरे वाह, लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोर हो गई होंगी, वरना तुम जानते हो ना मैं इस तरह की चीज़ें कभी करती नहीं हूँ। और इस तरह हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है, वो दोनों जब खड़े होते हैं। तो मुझे बताओ क्या तुम दोबारा फ्रीक आउट होने वाले हो। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि आयरन मैन आता है। और आप जानते हैं कि आयरन मैन इकारिस को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और लास्ट टाइम मरने से पहले वही उससे मिला था। और यहीं से हमें वो नरेशन बताती है कि टोनी स्टार्क सिर्फ टोनी स्टार्क वाली हरकतें कर रहा है। जब उसने आखिरी बार इकारिस को देखा तो उसके चारों तरफ इटर्नल्स की बॉडीज का ढेर लगा हुआ था। इटर्नल्स को एक ग्रैंड स्कीम के बारे में पता चला था कि उनका क्या पर्पस है। उनको इस बारे में पता चलता कि सेलेस्टियल्स जिनकी वो इतनी ज़्यादा परवाह करते थे, जिनका वो हुक्म माना करते थे इस अर्थ के ऊपर, वो दरअसल इटर्नल्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। उनको परवाह सिर्फ ह्यूमंस की थी और किसी की नहीं। और उन्होंने इतनी सदियों में जो सेक्रीफाइस सेलेस्टियल्स के लिए करे हैं वो कुछ भी नहीं थे। इस बात को इनकी सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं करा और वो लोग ब्लड और डेथ के शिकार हो गए। तो इकारिस आयरन मैन की तरफ देख के बोलता है कि नहीं आयरन मैन, अब हम लोग पहले से बहुत बेहतर हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि चलो अच्छी बात है, सर्सी से कहना कि मुझे कॉल कर ले। तुम जानते हो ना कि मेरी लिस्ट में दुनिया को बचाने वालों की हमेशा कमी ही रहती है। ओ नो, क्या सर्सी ने दोबारा से ह्यूमंस को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि ये यंग लेडी, मैं कोई कलेक्टेबल नहीं हूँ और मैं यहाँ पे जो हूँ मैस्कुलिनिटी भी दिखाना नहीं चाहता हूँ इकारिस के सामने। वैसे इकारिस, ये है कौन बच्ची। तो इकारिस बताता है कि ये स्प्राइट है और इसको जो है अभी अभी फुल रिबूट किया गया है इटर्नल्स के जरिए और उसको पूरी तरीके से रिबूट किया गया है। तो उसने एडवांटेज लिया और अपना जेंडर को चेंज कर दिया है, ये कॉमन है। तो आयरन मैन बोलता है कि अच्छा, लेकिन मैंने इससे पहले तो किसी इटर्नल्स को इस तरह जेंडर चेंज करते हुए नहीं देखा। तो इकारिस बताता है कि हाँ, ये हमारे बीच कॉमन है, कुछ 20 से 25 साल के अंदर हम लोग इस तरह से करते ही हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उन लोगों को एक अलर्ट सुनाई देता है अपने कंप्यूटर के जरिए और वो आवाज़ आती है कि एक्सेस डिविएशन, यानी कि यहाँ करीब में कहीं डिविएंट्स मौजूद हैं और उनको उस तरह से कोई चीज़ फील होती है। तो आयरन मैन बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है, अभी अभी तुमने कहा मैं ठीक हूँ, अब ये तुम्हें क्या हो रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, मैं मदद कर सकता हूँ। तो वो दोनों बोलते हैं कि नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये छोटा मोटा इटर्नल्स का बिजनेस है, उसको हम अपने तौर पर हैंडल कर लेंगे, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। तो आयरन मैन बोलता है, हाँ आई गेट इट, इटर्नल्स गॉड इटर्नल, तुम लोग जो हो कभी बदलने वाले नहीं हो, तुम लोगों के काम चलते ही रहते हैं, चलो फिर मिलते हैं। और इस तरह आयरन मैन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तो स्प्राइट बोलती है, क्या वो मजाक कर रहा था। तो इकारिस बोलता है कि हाँ, आयरन मैन का नेचर ही ऐसा है कि कब वो मजाक करे और कब सीरियस पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि इकारिस वहाँ से जो है गटर का ढक्कन खोल के नीचे जा रहे होते हैं ज़मीन के। और स्प्राइट पूछती है कि वाओ, आयरन मैन मतलब एक आदमी जो कि पूरा आयरन से बना हुआ है, ये तो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा ना। तो इकारिस बोलता है कि नहीं, ये सिर्फ एक ह्यूमन है और उसके पास टेक्नोलॉजिकल सूट है, इसके जरिए वो इस तरह के काम करता है। इस अर्थ के ऊपर तुम इस तरह के बहुत से लोग मिलने वाले हैं जो कि अपने नाम इस तरह से रखते हैं। कुछ से जो है मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन भी है, जैसे आयरन मैन, स्पाइडरमैन, आई बिलीव शायद यहाँ पे मैन स्पाइडर भी है एक। वो लोग जो हैं कुछ नहीं है, बस पुरानी मिथोलॉजी इसको दोबारा से रिक्रिएट कर दिए गए हैं। जैसा कि इस अर्थ के ऊपर हम इटर्नल्स को देख के बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेकन कर लेते हैं कि हम कोई गॉड्स हैं। तो स्प्राइट बोलती है कि ह्यूमंस वैसे कुछ ज़्यादा ही ओवर लिटरेट लग रहे हैं, वो चीज़ों को बहुत ही स्ट्रेंज तौर पे ले जाते हैं। अब क्योंकि मेरी सारी की सारी मेमोरीज वॉश कर दी गई थी, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या किया था और क्या नहीं किया था, तो ये सारी चीज़ों को देखना मेरे लिए काफ़ी वियर्ड लग रहा है। और इस तरह हमें वो वॉइस बताती है कि इटर्नल्स का तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है करेक्ट एक्सेस डिविएशन। डिविएंट जो है वो चेंजिंग पीपल को कहा जाता है और वो अपने तौर पे एक स्पीसीज हैं। स्टैटिकली अगर बात की जाए तो एवरेज डिविएंट का वेट जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60 kg के दरमियान होता है। लेकिन कुछ ऐसे डिविएंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ये लोग जिस डिविएंट के पीछे आए होते हैं वो एक बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक किस्म का डिविएंट होता है जिसने एक ह्यूमन को पकड़ा हुआ होता है। और वहीं पे हमें वो बताते हैं कि इकारिस के लिए ये एक फाइट होने वाली है और स्प्राइट के लिए ये सिर्फ एक गेम होने वाला है। और दोनों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं पिछले मिलियन ईयर से ये देखता हुआ आ रहा हूँ और उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। डिविएंट्स डिविएट होते हैं तो इटर्नल्स उनको करेक्ट करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि इकारिस वहाँ पे जो है उस डिविएंट से लड़ना शुरू करता है और वो बेसिकली जो हमें बैकग्राउंड नरेशन है वो यही सब बता रही होती है डिविएंट्स के बारे में कि किस तरह की स्पीसीज़ हैं, इनके अंदर किस तरह की चीज़ें होती हैं, उनकी क्या पावर्स वगैरह होती हैं। लेकिन यहीं पे हम देखते हैं कि इकारिस उस डिविएंट से बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से लड़ रहा होता है और स्प्राइट उस आदमी की जो है वहाँ पे मदद कर रही होती है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से ये लोग एक पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। तो स्प्राइट कहती है कि ऑफिसर्स ऑफ लॉ ने मुझे बताया है कि मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी हूँ सारा हीरो स्टफ करने के लिए, तो मुझे यहाँ से डिसअपियर हो जाना चाहिए। वो मुझसे किसी किस्म की आईडी मांग रहे थे और मुझे नहीं पता कि वो उस पुअर मैन को एक हीलिंग वैन के अंदर ले गए। वेल, ये कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है ना कि हम लोग जो जंगली पना करते हैं, मतलब घास खिलाना, पत्ते खिलाना, उसके ज़रिए हम हील करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक हीलिंग वैन बनी हुई है, तुम उसके अंदर जाओ और हील हो जाओ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्प्राइट जो है कैसी बच्चों वाली बातें कर रही है और उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। वहीं से इकारिस अपनी मशीन से बोलता है कि मशीन डेविएशन नोड। ऐसा लग रहा था कि वो जो डिविएंट था वो ह्यूमन ब्रेन को खाने की कोशिश कर रहा था और उसके ऊपर फीड कर रहा था। स्प्राइट बोलती है ऐसी चीज़ कौन करना चाहेगा।
वैसे अगर सच कहूँ तो इन ह्यूमंस ने इस तरह के मॉन्स्टर्स के ऊपर एक पूरा का पूरा जॉनर बनाया हुआ है। उनके पास इसके ऊपर मूवीज़ हैं, टीवी शोज़ हैं और उनको इस तरह के मॉन्स्टर्स देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो वहीं से वो बोलती है स्प्राइट के वाओ ह्यूमंस वो तो काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहे हैं, तो मुझे इस शो के बारे में बता सकते हो और क्या मैं इस चीज़ को खा सकती हूँ? तो कहता है कि वैसे मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा खाने के लिए, लेकिन अगर तुम खाती हो तो तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा और हाँ तुमने आज अच्छा काम करा। तो स्प्राइट बोलती है कि थैंक यू, आयरन मैन ने सही कहा था कि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं। इकारिस इस वक्त जो है हॉन्टेड है क्योंकि उसको इस बात के बारे में पता चला है कि इतने टाइम से जो सेलेस्टियल्स के लिए वो लोग काम कर रहे थे अब वो ख़त्म हो चुका है, उनका इस दुनिया के अंदर अब कोई पर्पस नहीं है, लेकिन चीज़ें वो अभी भी बदल रही हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि इकारिस और वो लोग जो है एक पोर्टल खोल के वहाँ से आगे बढ़ते हैं ओलंपिया की तरफ। और बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे ये इटर्नल्स रहते हैं, ये इनका घर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी जगह है, ओलंपिया हो गए, एक्सक्लूजन हो गई और इटर्नल्स की दूसरी भी जगहें, ये हमारी अर्थ के ऊपर ही मौजूद है लेकिन किसी तरीके से छुपी हुई है मिस्टेकली। और यहीं से इकारिस बोलता है कि अब यहाँ पे थोड़ी तमीज़ से पेश आना। तो वहीं से स्प्राइट बोलती है कि मैं तमीज़ से पेश नहीं आ सकती हूँ, मतलब तुम जानते हो कि ये मेरी नेचर के अंदर ही नहीं है, मैंने सारी ज़िंदगी किसी से तमीज़ से बात नहीं करी, तो तुम मुझसे अब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो इकारिस बोलता है कि डर, तुम्हारे अंदर मेरा डर होना चाहिए हमेशा। और वहीं से पीछे से आवाज़ आती है कि इकारिस तुम आ गए। तो वहाँ से हम देखते हैं कि इटर्नल फेस्टोस आता है और स्प्राइट बोलती है कि हे फेस्टोस तुम तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो। तो वहीं से फेस्टोस बोलता है कि वो खबर जूरस के बारे में है। और इस तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आज जूरस की मौत हो गई होती है और जूरस की लाश पड़ी हुई है और फेस्टोस इकारिस और स्प्राइट को वहाँ दिखाने के लिए ले जा रहा होता है। तो इकारिस पूछता है कि जिसने इनका मर्डर किया उसका वेपन क्या था? तो फेस्टोस बताता है कि सिर्फ 5 उंगलियां जो कि उनके सर के ऊपर गाड़ी गई हैं और इनॉर्मस पावर के जरिए उनका स्कल फोड़ दिया गया। और मेरे ख्याल से ये उसके ठीक फौरन बाद ही होगा जब उन्होंने स्प्राइट को आज़ाद करने के बारे में तुम्हें कहा था। और जो कोई भी यहाँ पे आया था वो हमारे नेटवर्क के जरिए आया था, मतलब उसने हमारी मशीन को इस्तेमाल किया था, लेकिन उसकी आइडेंटिटी मास्क थी और उसके बारे में हम पता नहीं कर पा रहे हैं। तो स्प्राइट बोलता है क्या मतलब? उसने हमारा डिस्प्लेसमेंट नेटवर्क इस्तेमाल करा है, इसका मतलब कि वो इटर्नल ही है। तो हम इसके बारे में अब क्या करने वाले हैं? हम कुछ नहीं करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे। तो इस वाले इटर्नल के बारे में मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ? चलो इस तरह से करते हैं कि अगर इकारिस एक एरो है तो ड्रूक स्नेक है, वो कभी भी सीधा नहीं चलता है। और हम यहाँ पे मिलते हैं ड्रूक से, और ड्रूक इटर्नल्स का आप समझ लीजिए कि एक ऐसा पीस है जो कि हमेशा इन इटर्नल्स के खिलाफ ही बोलता है और खासकर इकारिस से उसकी कभी बनती नहीं है और ये लोग लड़ते ही रहते हैं। और यहाँ पे ड्रूक आता है और बोलता है मशीन के अंदर कोई भी बैकलॉग नहीं होता है जिसके जरिए हम इटर्नल का पता लगा सकें। ज़्यूरस जो है बहुत जल्द रिवाइव हो जाएंगे और वो खुद ही जिंदा होकर बता देंगे कि उनका मर्डर किसने किया है। इधर वे जब तक वो जिंदा नहीं है तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि अब इटर्नल प्राइम कौन बनेगा जब तक वो लौट के नहीं आ जाते हैं। तो वहीं से इकारिस बोलता है कि यहाँ पे एक इटर्नल मर्डरर घूम रहा है आज़ाद, तो तुम कहते हो कि हम इंतजार करें? तो ड्रूक बोलता है इकारिस से मैंने सोचा था कि अगर तुम एक इटर्नल रहोगे तो शायद तुम जिंदगी में थोड़ा सब्र करना सीख लोगे, लेकिन लगता है कि कुछ चीज़ें कभी बदलती ही नहीं हैं। और वहीं पे इकारिस बोलता है कि शायद तुमने इस बारे में सोचा होगा कि मैं तुम्हारी नाक तोड़ तोड़ के बोर हो चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें कभी बदलती नहीं है, मुझे आज भी तुम्हारी नाक फोड़ने में बहुत मज़ा आता है। तो वहीं से ड्रूक बोलता है कि स्टिल मेरे ख्याल से हमें इस लिटिल लिवन को जो है दोबारा से एक्सक्लूजन के अंदर भेज देना चाहिए, हमें इसको दोबारा से कैद कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में सबसे पहला सस्पेक्ट यही है। जब से ये आज़ाद हुई है उसके बाद ही ये गड़बड़ हुई है। तो वहीं से स्प्राइट बोलती है ज़रा एक मिनट, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो इकारिस बोलता है कि इसीलिए क्योंकि ज़ूरस ही थे जिन्होंने तुम्हें जान से मारा था और क्योंकि तुम हम सबको मारने ही वाली थी। तो ये कहानी जो है दरअसल 2004 या 2005 के कॉमिक्स में हुई थी, जो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जिसमें स्प्राइट ने जो था सारे के सारे इटर्नल्स और पूरी की पूरी दुनिया को तकरीबन मार दिया था। तो उसको रोकने के लिए ज़्यूरस ने स्प्राइट की जान ली थी और इसी वजह से ये दोबारा से रिबॉर्न हुई है एक अलग तरीके से और उसको कुछ भी याद नहीं है। तो स्प्राइट बोलती है ओह अब मुझे बात समझ में आ रही है, लेकिन ज़रा ये तो देखो कि यहाँ पे जो है ज़ूरस को हाथों से मारा गया और मेरे वो हाथ नहीं है जो कि इस तरह के इटर्नल को मार सकें। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि ड्रूक आता है और इकारिस के हाथ पकड़ता है और कहता है हाँ तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति और इतना प्राइड ज़रूर मौजूद है जिसने तुम्हें आज़ाद किया है, और प्लस वो तो वैसे भी बहुत ही विटी नेचर का है, उसको मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान है, एक सूटेबल वेपन। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि इकारिस को गुस्सा आता है और वो अपने सर से सीधा ड्रूक की नाक फोड़ देता है और कहता है कि ड्रूक तुम मुझे तकरीबन 1 मिलियन ईयर्स से जानते हो और तुम्हें क्या वाकई लगा था कि 30 सेकंड पहले जो मैंने तुम्हें धमकी दी है उसको मैं ऐसे ही जाने दूंगा? और इस तरह हम देखते हैं कि इकारिस वहाँ पे उसकी नाक फोड़ के आगे बढ़ जाता है स्प्राइट को लेके। तो स्प्राइट बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? तो इकारिस बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं हो, क्योंकि अगर तुम होती तो तुम्हारे पास एक सिंपल मर्डर के अलावा बहुत सी प्रॉब्लम होती, क्योंकि मर्डर तो इटर्नल्स के बीच एक टेम्परेरी चीज़ है, मशीन उनको रिजरेक्ट कर देगी और तुम पकड़ी जाओगी। तो मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी कर सकती हो। क्या मशीन, क्या हमारे पास कोई ट्रांजिट ट्रेसेस वगैरह हैं कि जो शख्स यहाँ पे आया था उसकी कोई भी थोड़ी सी भी लोकेशन हमें मिल जाए? तो यहीं से मशीन बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने एक डिस्टॉर्शन को ज़रूर महसूस किया है, कोई ऐसा शख्स है हमारे नेटवर्क के अंदर दाखिल हुआ था जो मेरे से अननोन है, मैं उसको नहीं जानती हूँ। तो वहीं से स्प्राइट बोलती है तो आखिरकार ये मिस्टीरियस फिगर कहाँ गया है? और इस तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं टाइटनोस के अंदर, और यहाँ पे इकारिस और स्प्राइट आए हैं उस जगह को फॉलो करते हुए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइटनोस वो है जो कि अर्थ के ऊपर इटर्नल्स का सबसे पहला शहर था,
और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जो कि मैंने अपनी एक्सप्लेन वाली वीडियो में एक्सप्लेन करा है, जिस वजह से इटर्नल्स अब यहाँ पे नहीं रहते हैं। लेकिन फिक्र नहीं करिए, अब इस स्टोरी के अंदर में आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता बताया जाएगा कि इस जगह के ऊपर क्या हुआ था। बी केयरफुल, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी तो वो लोग मुझे वापस एक्सक्लूजन के अंदर डाल देंगे, मुझे अपने नाम को क्लियर करना है। बिसाइड्स मैंने कोई गलती नहीं करी है और आज तो मैंने डिविएंट के साथ तुम्हारी मदद भी करवाई है, हम लोग साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं। तो कहता है कि हाँ, हम इन सारे के सारे मामलों को सुलझा ही लेंगे, एक बार हम इस जहन्नुम से तो बाहर निकलें जो यहाँ पे चल रहा है। और हमें कॉमिक बुक नरेशन बता रही होती है जिस तरह इकारिस और स्प्राइट उस शहर के अंदर घूम रहे होते हैं कि टाइटनोस इटर्नल्स की पहली सिटी थी इस अर्थ के ऊपर। अब यहाँ पे कोई भी इटर्नल रहता नहीं है और ये सिटी ऑफ इकोस बन के रह गई है। और आपको पता है कि जैसा कि किसी ना किसी स्पीसीज के अंदर कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है जो कि किसी ना किसी चीज़ को अच्छा करने के चक्कर में सब चीज़ें बर्बाद कर देता है। जैसे कि प्रोमीथियस ने गॉड से फायर चुराई थी, द एरोगेंस ऑफ टावर ऑफ बेबल। और इसी तरह इन इटर्नल्स के बीच क्रोनोस नाम का एक इटर्नल मौजूद था जिसने टाइम को मास्टर करने की कोशिश करी थी और वो उसमें सक्सीड भी हो गया था, लेकिन उसने इसके बदले में एक कॉस्मिक गॉड को जन्म दे दिया और इस प्रोसेस के अंदर उसने नियरली मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका मतलब मैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये बात चल गई है कि जो नरेशन है ये इटर्नल्स की जो मशीन है वही हमें नरेट करके बता रही है सारी चीज़ें। और वो बता रहा है कि किस तरह से क्रोनोस ने यहाँ पे टाइम को मास्टर किया था और उसके जरिए उसने कॉस्मिक गॉड को जन्म दिया, लेकिन ये पूरी की पूरी सिटी बर्बाद हो गई और इसकी इनिशियल एक्सप्लोजन के अंदर जितने भी इटर्नल्स यहाँ पे मौजूद थे वो सब मारे गए। इससे पहले कि वो इटर्नल्स दोबारा से मरने के बाद स्टेबलाइज हो सकते, वो एक्सप्लोजन और ज़्यादा बढ़ते गए और वो दोबारा से मरते गए और इस तरह वो इटर्नल्स कभी दोबारा जन्म ना ले पाए। और इन सब की वजह से यहाँ पे खतरनाक किस्म की क्रोनल डिस्टॉर्शन फैली हुई है। यहाँ पे जो है बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम इस तरह सामने घूमता है जैसे वो कुछ सेकंड्स की बात हो। टाइम यहाँ पे बहुत कमज़ोर है, फ्यूचर, पास्ट, रिटर्न एंड प्रीव्यूज सब कुछ यहाँ पे मिक्स हो चुका है। टाइम यहाँ पे कमज़ोर भी है और स्ट्रॉन्ग भी है और वो हर किसी के एज को टीयर कर रहा है। यहाँ पे हर चीज़ जो एक ट्रेजेडी बन जाती है, यहाँ पे हर किस्म का टाइम वो तुम्हारे सामने घूम रहा होता है। और यहीं से इकारिस बोलता है कि यहाँ पे जो कोई भी यहाँ पे शख्स वापसी आया है वो बिल्कुल पागल ही होगा, वो बिल्कुल मैड होगा। तो वहीं से वो बोलती है स्प्राइट, हे ज़रा वहाँ देखो। और हम यहाँ पे देखने के सामने यहाँ पे उनको एक लाश नज़र आती है कि टॉबी रॉबसन डाइड 13 ईयर्स अगो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इकारिस उसका अफसोस कर रहा होता है, लेकिन इकारिस को ये चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि जैसा कि हमें बताया कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम डिस्टॉर्शन है। यहाँ पे दरअसल अलग अलग टाइम जो है पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के वो मिक्स होते हुए लोगों को नजर आते हैं। इस जगह के ऊपर एक टाइम लूप चल रहा है, एक अजीब व गरीब ये टाइम की रिलेटेड जगह बन गई है क्योंकि यहाँ पे क्रोनोस ने टाइम के हवाले से एक्सपेरिमेंट करा था जो कि बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था और ये सिटी बर्बाद हो गई थी। और हम देखते हैं कि इकारिस उस टाइम के अंदर वहाँ पे बैठ के किसी चीज़ का अफसोस कर रहा होता है। तो वहीं से स्प्राइट पूछती है, ओ माय, ये तो काफ़ी सैड लग रहा है, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? तो इकारिस बोलता है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ अब तक हुई नहीं है और मैं इस लड़के को नहीं जानता हूँ कि मैं किसके बारे में अफसोस कर रहा हूँ, लेकिन वो ज़रूर जिंदा बचेगा। और हम देखते हैं कि जब इकारिस वगैरह यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो उनका वहाँ से आवाज़ आती है, और इटर्नल्स यहाँ पे मुझे चुनौती देने के लिए आए हैं। तुम लोग इस यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक बीमारी हो और कुछ भी नहीं। तुम में से जितने जिंदा हैं उन सबको ही मरना होगा और जब मैं अपना काम कर लूंगा तो इटर्नल्स को सिर्फ एक ही चीज के जरिए याद रखा जाएगा और वो होगी डेथ। कि अब मैं इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करूँ, ये तो ना एक एरो है और ना ही एक स्नेक है। ओह, थैनोस जानता है एग्जैक्टली कि वो कौन है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मैड टाइटन थैनोस मौजूद होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो थैनोस भी दरअसल एक इटर्नल ही है, लेकिन अब यहाँ पे वो अर्थ पे किस तरह से आ गया और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि हमने थैनोस को जब लास्ट टाइम देखा था तो वो मर चुका था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो इटर्नल्स के बीच आ चुका है, अर्थ पर है और वो इटर्नल्स को मारने की कोशिश कर रहा है।